मैम जो आपने हमें पीडीएफ सेंड किया है जी जी सर्कुलेशन एंड गैस एक्सचेंज वाला, जी। मैम वो लेंथी नहीं है, डिटेल में ज्यादा डिटेल में नहीं है? नहीं, इतनी ज़्यादा डिटेल तो नहीं है, डिटेल तो इससे भी ज़्यादा है, ये अभी फिर भी कम है। तो मैम आप जो मतलब कि हमें लेक्चर डिलीवर करते हैं या जो आप स्लाइड्स प्रिपेयर करते हैं, वो स्लाइड्स आप खुद प्रिपेयर करते हैं? क्या मतलब? मतलब वॉइस बंद करें स्क्रीन अपनी? पे स्लाइड्स। मैम जो आपने स्लाइड्स बनाई थी, लेकिन उसमें सारे पॉइंट कवर नहीं होते, बहुत से पॉइंट मिस होते हैं जो यहाँ पर हमें पीडीएफ दी है आपने। कौन से पॉइंट उसमें से मिस हैं? हेलो? मैम ये जो स्लाइड्स में आपने बनाई हुई है, हम ना बाकी बुक से कवर करेंगे, इससे सिर्फ मेन हेडिंग्स वगैरह कवर होती हैं हेडिंग से, और बाकी उसकी जो डिटेल है वो ना बुक से करनी पड़ती है। स्लाइड्स में ऐसे स्लाइड में आपको एक एक चीज़ कवर नहीं करवाई जा सकती रिटर्न फॉर्म में, पॉइंट से। लेकिन जी उसको बोल के लेक्चर में डिलीवर किया जा सकता है। लेकिन आप जब स्लाइड मतलब। का मतलब ये होता है कि ये जस्ट मेन हेडिंग्स होती हैं, इसको आपने जो जी मैम। आपको पीडीएफ फाइल सेंड की जाती है उसके साथ कंपेयर करके उसको आपको डिटेल में करना होता है। ठीक है मैम। क्या इसके अलावा किसी को कोई इशू? आवाज नहीं आ रही मेरी? ये पीपीटी जी मैंने कहा साथ ऐसा कंपेयर पॉसिबल करके है स्टडी करते हैं। एक तो या तो आप लोग मैसेज में बात करें, आप तीनों एक साथ बोलते हैं तो समझ नहीं आ रही होती ऐसे। मुझे बोलने दीजिए लास्ट एक मिनट। मैम ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप ये जो स्लाइड्स की बजाय आप पीडीएफ की फाइल ऐसे लैपटॉप पे ओपन करें और उससे हमें पढ़ाएं? ऐसे भी पॉसिबल है। तो ऐसा कर लेते हैं, आई थिंक ऐसा बेटर है, क्योंकि स्लाइड से काफी ज्यादा मुश्किल होगी। ओके, और सब स्टूडेंट इस बात पे एग्री हैं? यस मैम। यस मैम। ओके। जी मैम यस मैम। इसका एक बेनिफिट ये भी है कि आपको स्लाइड्स भी प्रिपेयर नहीं करनी पड़ेगी, और दूसरा ये कि जब आप स्लाइड्स प्रिपेयर की होती हैं तो उसमें वो टॉपिक्स जो होता है वो आगे पीछे हो जाता है। लाइक जैसे हमने हार्ट पढ़ा था, तो उसमें भी मतलब कुछ चीजें ऐसी थी कि वो आगे थी, लेकिन वो स्लाइड्स में हम पहले कवर कर चुके थे, पीडीएफ में वो मतलब सीक्वेंस में नहीं था। तो ऐसे आपका भी टाइम बचेगा, आपको स्लाइड्स प्रिपेयर नहीं करनी पड़ेंगी। तो ओके, जैसे आपने टॉपिक काइंडली लिया अगर था आप कि जो ऐसे पीडीएफ में ये होता है कि आपने जो एक टॉपिक लेके चल रहे होते हैं ना, उसके साथ साथ जो मैच कर रहा होता है आपने वो उसके साथ पढ़ाना होता है। एक सेकेंड, मैं भी ओपन कर लेती हूँ पीडीएफ। मैम ये मिनिमाइज भी हो सकती है क्लास, इसके बाद हम पीछे खोल के वहां से स्टडी कर सकते हैं, और आपकी वॉइस भी। मिनिमाइज मतलब रिकॉर्डेड फॉर्म में आप कह रहे हैं? नहीं नहीं मैम, इसको मिनिमाइज करके हम पीछे से कोई भी फाइल जो आप हमें सेंड करेंगे वो पढ़ सकते हैं उससे। ये अब आपको पता है, आप देख लो उसमें। ठीक। आज हमने ये ब्लड प्रेशर स्टडी करना था और साथ में लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, आवाज आ रही है सबको? जी मैम। ओके। जी मैम आ रही है। यस मैम, आवाज आ रही है आपकी। ओके।
कि कल भी जो हम लोगों ने पढ़ा था, जब हार्ट का पढ़ रहे थे, कि उसमें जो ब्लड प्रेशर है वो कैसे जनरेट होता है। बीपी की दो टाइप्स होते हैं, एक हाई हो जाता है और एक लो, ठीक है। लेकिन दोनों ही हाई और लो दोनों ब्लड प्रेशर नुकसानदेह होते हैं ह्यूमंस के लिए। जैसे हमने कल पढ़ा था कि जैसे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट जब होंगे तो इसको हम कहेंगे सिस्टोलिक, ठीक है। कार्डियक साइकिल में हमने दो टाइप्स पढ़ी थी, सिस्टोल और डायास्टोल। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इस कंडीशन को हम सिस्टोल कहेंगे, लेकिन जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे तो इसको हम डायास्टोल कहेंगे। सिस्टोल में ये होता है कि जब कॉन्ट्रैक्शन होती है, कॉन्ट्रैक्शन के दौरान में जो वेंट्रिकल्स की वॉल्स होती हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट में स्पेस कम उनको मिलेगी तो वो वेंट्रिकल की वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, ठीक है। और इसी प्रेशर की वजह से जो जनरेट होता है इसको ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है। और इसके ऑपोजिट में जब वेंट्रिकल बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा और जो प्रेशर जनरेट नहीं होगा, जब उसको स्पेस ज़्यादा मिलेगी, वेंट्रिकल जब रिलैक्स कंडीशन में होगा, स्पेस ज़्यादा मिलेगी तो प्रेशर एक्सर्ट नहीं होगा, वो कम होने लग जाएगा, ड्रॉप होने लग जाएगा। और लोएस्ट प्रेशर जो है वो आर्टरीज में मूव करेगा और इसको डायास्टोलिक प्रेशर कहते हैं। इसके बाद ह्यूमंस में बताया गया है कि ह्यूमंस में सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो कितना होता है। आपने भी ये सुना होगा कि सिस्टोलिक प्रेशर को मेजर करने के लिए स्फेग्नोमोनोमीटर जो है वो यूज किया जाता है इंस्ट्रूमेंट। और इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसमें मरकरी जो है, मरकरी एक लिक्विड होता है और वो फिल किया जाता है। जैसे ही ब्लड हाई या लो होता है, मरकरी अप एंड डाउन मूव करता है। और स्फेग्नोमोनोमीटर से हम जो ब्लड प्रेशर को जो है ये मिलीमीटर मरकरी में मेजर किया जाता है। जो सिस्टोलिक होता है वो 120 mmg होता है, mmHg, ठीक है। लेकिन जो डायस्टोलिक होता है वो अप्रोक्सीमेटली 80 mmHg होता है, ठीक है, मिलीमीटर मरकरी। इस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें जो ब्लड प्रेशर की अमाउंट होती है वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस में हमने पढ़ा कि जो सिस्टोलिक होगा वो बार से ऊपर होगा और उस बार से नीचे हमारे पास डायस्टोलिक होगा, और इस ओवरऑल को हम ब्लड प्रेशर कहेंगे। और एज कंपेयर टू अदर वर्टिब्रेट्स में हमारे पास है डॉल्फिन, उसमें 150 ओवर 121 उसमें राइज कर जाएगा। हॉर्स में 100 ओवर 60, और जो रैट है उसमें 130 ओवर 90, और डॉग में जो है वो 140 ओवर 80, और टर्टल में है 25 ओवर 10। ये जो ब्लड प्रेशर मैमल्स में और बर्ड्स में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। हाईएस्ट इसकी अमाउंट होती है। हाईएस्ट क्यों होती है? एक तो ये कि उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो ज़्यादा फास्टली वर्क करता है, और दूसरा ये उसमें ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन की डिमांड ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस के। यहाँ तक आप सबको समझ आ गया? यस मैम। ठीक है, इसके बाद हमने लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो डिस्कस करना है। अगर आपको प्रेशर की कुछ समझ नहीं आई, और हाइपरटेंशन वो कंडीशन होती है जिसमें ब्लड प्रेशर राइज कर जाता है, ठीक है। राइज भी काफ़ी ज़्यादा कर जाता है, कम नहीं। और उसमें बाज़ दफ़ा आपने ये भी देखा होगा कि फौरन यही कहते हैं कि डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए, इमीडिएट जो है वो डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए हाइपरटेंशन की सूरत में। इससे आपको कार्डियक अटैक भी हो सकता है या एट द स्पॉट डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम।
वर्टिब्रेट जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो बिगेन करता है स्मॉल वेसल्स जो होती हैं, जैसे कि हम कैपलरीज कहते हैं। आर्टरीज जो है वो डिवाइड होती हैं, वो कैपलरीज बनाती हैं और वो स्मॉल होती हैं एज कम्पेयर टू आर्टरीज और वेन्स के। सेम इसी तरह से लिम्फेटिक सिस्टम में जो वेसल्स होती हैं उन्हें हम लिम्फेटिक कैपलरीज कहते हैं, और इनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के साथ। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो कहाँ मौजूद होता है? टिश्यूज के सराउंडिंग। जो मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है वो टिश्यू लेवल पे होता है, ठीक है, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो टिश्यूज के इर्द गिर्द मौजूद होता है। और इसके 4 मेजर फंक्शंस हैं। फंक्शंस इसमें सबसे पहले तो इसका ये है कि टू कलेक्ट एंड ड्रेन मोस्ट ऑफ द फ्लूइड दैट स्वीप्स फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम एंड एक्यूमुलेट इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ऐसा ब्लड में से मटेरियल जो कि बेनिफिशियल होता है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और वही एब्जॉर्ब करके एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है, ये हमने टिश्यूज के अराउंड होता है, उसमें जमा हो जाता है, ठीक है। जो बेनिफिशियल मटेरियल होता है, जैसे रिसाइकल का प्रोसेस होता है, बेनिफिशियल मटेरियल को जैसे प्रोटीन्स और लिपिड्स हो गए उनको बॉडी से बाहर रिमूव नहीं होने देते, जो बेनिफिट होता है बॉडी के लिए। लेकिन जो वेस्ट मटेरियल होता है उसका बॉडी में कोई काम नहीं होता, उसको बॉडी से बाहर रिमूव करना होता है। नंबर 2 पे टू रिटर्न स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स दैट हैव लेफ्ट द सेल्स। जितने भी स्मॉल अमाउंट की प्रोटीन्स जो होती हैं वो सेल्स से बाहर निकल आती हैं और उसको दोबारा रिटर्न करके ब्लड में एंटर कर दिया जाता है। ये लिम्फेटिक सिस्टम का काम होता है। नंबर 3 पे है टू ट्रांसपोर्ट लिपिड्स दैट हैव बीन एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। आपने ये सुना होगा कि जितने भी एब्जॉर्प्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, प्रोटीन्स की और लिपिड्स की, ठीक है। बाकी लार्ज इंटेस्टाइन में जस्ट वाटर की एब्जॉर्प्शन या साल्ट्स की होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन से जो लिपिड जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाते हैं, उसको दोबारा ट्रांसपोर्ट कर लिया जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। नंबर 4 पे टू ट्रांसपोर्ट फॉरेन पार्टिकल्स एंड सेलुलर डेब्रिस टू डिस्पोजल सेंटर्स। जितने फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉडी पे फॉरेन पार्टिकल अटैक करता है या जो वेस्ट मटेरियल होता है, डेब्रिस और सेलुलर उसे कहते हैं, जो बॉडी का वेस्ट मटेरियल होता है उसको ट्रांसपोर्ट करना होता है लिम्फ नोड में। लिम्फ नोड्स में क्यों करना होता है? लिम्फ नोड्स में होते हैं मैक्रोफेजेस होते हैं और लिम्फोसाइट्स होते हैं, और इन्हीं लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस ने फैगोसाइटोसिस करनी होती है। फैगोसाइटोसिस में ये होता है कि जो भी मटेरियल डिस्पोजेबल होता है उसको अब खा जाते हैं ये। नेक्स्ट है कि ये जो स्मॉल लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं ये मर्ज करके लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स बना देती हैं, और उन लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स को हम लिम्फेटिक्स कहते हैं। लिम्फेटिक्स में थिन वॉल ये वेसल्स होती हैं, इनकी जो वॉल वेसल्स की जो वॉल्स होती है वो थिन होती है, और इसके अलावा इसमें वॉल्व्स भी मौजूद होते हैं। और ये जो वॉल्स हैं इसका क्या काम होता है ये मैंने आपको कल भी बताया था। जो डिफरेंट पोजीशंस पे वॉल्स रखे जाते हैं वो इसलिए रखे जाते हैं ताकि इनकी जो फ्लो की डायरेक्शन है वो एक ही रहे। ये जब नेक्स्ट मूव कर जाते हैं तो दोबारा बैकवर्ड मूव ना कर सकें। लिम्फ लिम्फ क्या है हमारे पास? जो लिम्फेटिक सिस्टम में हम लिम्फ यूज करते हैं उसे कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। जैसे हम ब्लड को सर्कुलेटिंग फ्लूइड कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में, इस तरह लिम्फेटिक सिस्टम में हम लिम्फ को एक्स्ट्रा सेलुलर या सर्कुलेटिंग फ्लूइड कहते हैं। दैट एक्यूमुलेट्स इन लिम्फ वेसल में जो जमा होता है, सेम जैसे ब्लड वेसल्स में ब्लड जमा होता है इसी तरह से लिम्फ वेसल्स में लिम्फ जमा होता है। द मेजर lymphatic vessels empty lymph back into the जो venous circulation होती है उसमें lymph को रिटर्न कर दिया जाता है, वहां पे उसे डाल दिया जाता है, और ये हार्ट के नजदीक वीनस सर्कुलेशन होती है। और वीनस सर्कुलेशन में ये कि जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो हार्ट में ऑक्सीजनेशन के लिए भेज दिया जाता है। These vessels pass through the lymph nodes on their way back to the heart, ठीक है। वो हमने ये ऊपर भी पढ़ी कि वो वापस हार्ट में भेज दिया जाता है। लिम्फ नोड
concentrate in several ways of the body and play an important role. बॉडी डिफेंस में ये मेन रोल होता है लिम्फ नोड का. बॉडी डिफेंस में इसलिए होता है क्योंकि इसमें मैक्रोफेजेस जैसे कि आ गए लिम्फोसाइट्स होके उन्होंने जो फॉरेन पार्टिकल होता है उसको इनगल्फ कर लेते हैं, और अगर वो इनगल्फ नहीं करेंगे तो वो बॉडी पे अटैक करेगा और डिजीज कॉज करेगा. इस तरह से ये हमें बॉडी डिफेंस में ये यूज होते हैं. लिम्फ नोड्स और डिजीज से हमें प्रोटेक्ट करते हैं. Movement of lymph in mammals is accomplished by skeletal muscles securing against the lymphatic vessels. ठीक है, इनका जो लिम्फ का जो मूवमेंट होती है मैमल्स, इनका सेम यही फंक्शन होता है जैसे स्केलेटल मसल्स में होता है. और इसके बाद है कि फिशेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में बर्ड्स के एम्ब्रियो जितने भी हैं, इनके एडल्ट और एम्ब्रियो सब में जो लिम्फ की मूवमेंट होती है उसको लिम्फ हर्ट से ही प्रोपेल किया जाता है. समझ आ रही है आप सबको? जी मैम. ओके. वो मुझे कोई रिस्पांस नहीं आ रहा तो मुझे लगा शायद समझ नहीं आ रही. नहीं हम जरा केयरफुली सुन रहे थे ना. ओके. इन एडिशन टू प्रीवियसली जितने भी हमने पढ़े कि लिम्फेटिक सिस्टम बर्ड्स और मैमल्स का लिम्फाइड जो ऑर्गन्स होते हैं उन पे मुश्तमिल होता है. और उसमें वो जो ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं? वो स्प्लीन है, थाइमस ग्लैंड है, टॉन्सिल्स, एडेनाइड इन मैमल्स. ये ऑर्गन्स हैं जो कि लिम्फेटिक सिस्टम में यूज किए जाते हैं. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म मैमल में डिफरेंट होंगे, बर्ड्स में डिफरेंट होंगे. और ये लिम्फेटिक सिस्टम का जो मेन रोल होता है ये डिफेंस का होता है. ये बॉडी को इंजरी से अटैक जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, बैक्टीरियल या वायरल, उससे प्रोटेक्ट करता है. इसमें ये तो जस्ट आप लोगों को वो ओवरव्यू दिया हुआ है जो हमने लास्ट में पढ़ा है. ये हमारे पास है लिम्फेटिक ऑर्गन्स. ठीक है, डिफरेंट बताए गए हैं कि लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फेटिक्स और लिम्फ नोड, स्प्लीन, थाइमस ग्लैंड और बर्सा फिब्रेशियस में क्या डिफरेंस है. ये तीन तो हमने पढ़ लिए हैं कि इन तीनों का क्या मेन रोल है. और हम ये स्प्लीन पढ़ते हैं. स्प्लीन का काम होता है फिल्टर्स फॉरेन सब्सटेंसेस फ्रॉम ब्लड. ब्लड से जो फिल्ट्रेशन का काम होता है वो स्प्लीन ऑर्गन परफॉर्म करता है. और इसके अलावा ये माइक बंद करें, किसने करना है? इसने मैन्युफैक्चर करनी होती है फैगोसिटिक लिम्फोसाइट्स. जो लिम्फोसाइट्स होते हैं जो प्रोडक्शन होती है वो स्प्लीन करता है. ठीक है, और इसके अलावा स्प्लीन ने जो रेड ब्लड सेल्स है उनको स्टोर करना होता है और रिलीज ब्लड टू द बॉडी. जहाँ पे ही बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है, जैसे कोई इंजरी होती है तो ब्लड निकलना शुरू हो जाता है. ठीक है, स्प्लीन ने वहां पे ब्लड को फौरी प्रोवाइड करना होता है क्योंकि स्प्लीन में जो ब्लड है वो स्टोर किया जाता है. रेड ब्लड सेल्स वहां पे स्टोर होते हैं. थाइमस ग्लैंड जो है ये मैमल्स में मौजूद होता है. और इसका थाइमस ग्लैंड का मेन काम क्या है कि एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करना. एंटीबॉडीज ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जैसे ही कोई अटैक होता है बॉडी पे, तो जैसे कि एंटीजन अटैक करता है, ये हम इम्यूनिटी के टॉपिक में पढ़ेंगे कि कैसे एंटीजन अटैक करता है और उसके रिस्पॉन्स में थाइमस ग्लैंड मैमल्स में कैसे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है. और यही एंटीबॉडीज जो है वो उसके खिलाफ लड़ जाती हैं एंटीजन्स के खिलाफ और बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं. और इज इन्वॉल्व इन द इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम साइट ऑफ टी सेल डिफरेंशिएशन. ये टी सेल, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स इम्यूनिटी में पढ़ेंगे. वहां पे देखेंगे कि ये जो थाइमस ग्लैंड से टी सेल्स कैसे बनते हैं. उसके बाद है बर्सा फिब्रेशिया. ये ऑर्गन जस्ट बर्ड्स में पाया जाता है. उनके जो लोअर एंड होता है एलिमेंट्री कैनाल का, वहां पे, या उसको क्लोइका भी कहते हैं. और इस ऑर्गन का काम क्या होता है कि जो बी सेल होते हैं उनको बनाना. बी सेल्स जो है वो एंटीबॉडीज में इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, लेकिन जो टी सेल्स हैं ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करते. ओके हो गया यहाँ तक? जी मैम. जी मैम.
ओके अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मतलब अब सही है, पीडीएफ से पढ़ रहे हैं? वैसे आप स्टूडेंट्स एमएससी लेवल के हैं, तो थोड़ा मेहनत पे जोर दें। जी मैम ठीक है। ओके इसमें ना जो आप लोगों का कोर्स कोड है ना, मैं आपको उसके हिसाब से पढ़ा रही हूँ। उसमें आज की मैंने तो खैर स्लाइड्स प्रिपेयर की थी। आपने कहा था कि स्लाइड्स में मैंने इम्यूनिटी का भी, अपना अपना माइक ऑफ कर दें भाई। इम्यूनिटी का भी मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया था, लेकिन इम्यूनिटी जो है वो इस पीडीएफ फाइल में नहीं है जो मैं आपको करवा सकूं। अगर आप कहते हैं तो मैं स्लाइड से करवा देती हूँ, आपको पीडीएफ बाद में सेंड कर देती हूँ, या फिर नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। मैम स्लाइड से करवा दें, फिर ना नेक्स्ट हम ना पीडीएफ फाइल सेंड कर दें ओके ग्रुप में। इसकी ज्यादा मुश्किल बातें नहीं है आपके सिलेबस में, इतनी टेंशन ना लिया करें। ये हमारे पास इम्यूनिटी, इम्यूनिटी की दो टाइप्स होती हैं, ठीक है? एक है इनेट इम्यूनिटी और एक है एडॉप्टिव इम्यूनिटी। इनेट होती है जो आप को बाय बर्थ जो मिलती है ना आपको बाय गॉड, ठीक है, उसको कहते हैं इनेट इम्यूनिटी। और एडॉप्टिव वो होती है जो आप इन्वायरमेंट के साथ, वक्त के साथ साथ अडॉप्ट करते हैं, उस इम्यूनिटी को कहते हैं। इम्यूनिटी में मेन बात यही होती है कि आपकी जो बॉडी होती है उसके उसमें कितनी एबिलिटी है कि वो अगर कोई उस पर अटैक करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वो कितना लड़ सकती है। इनेट इम्यूनिटी में हमारे पास जो कंपोनेंट्स आ जाते हैं वो हैं मैक्रोफेजेस हैं, ग्रेनुलोसाइट्स हैं, नेचुरल किलर सेल्स हैं, complement system है, and other chemicals like HCl and lysozyme। ये हमारी बॉडी में नेचुरली ही प्रोड्यूस होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स। इन्होंने जो एंटीजन अटैक करता है उनको किल करना होता है, ठीक है? सेम फंक्शन ये भी होता है मैक्रोफेजिस का और ग्रेनुलोसाइट्स का। और एडॉप्टिव इम्यूनिटी में जो दो टाइप्स आ जाती हैं, एक है ह्यूमरल और दूसरी है सेल मीडिएटेड। ह्यूमरल इम्यूनिटी में जो प्रोडक्शन होती है इम्यूनिटी की, वो बी सेल्स, टी सेल्स और एंटीबॉडीज तीनों से होती है, ठीक है? बी सेल्स जो हैं वो भी एंटीबॉडीज बनाएंगे, टी सेल्स वो अपनी एंटीबॉडीज बनाएंगे, और इस तरह से ये इनमें लड़ने की बॉडी की एबिलिटी होगी कि वो अटैक कर सके एंटीजन पे। लेकिन सेल मीडिएटेड जो है, इसमें आपके पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है। जैसे ही एंटीजन उस पर अटैक करते हैं तो ये उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, और इसमें टी सेल्स मेन रोल प्ले करते हैं सेल मीडिएटेड में। फिर ये आप इतनी लेट क्यों आ रही हैं? आपको नहीं पता क्लास की टाइमिंग का? नेक्स्ट, इनेट इम्यूनिटी के जो करेक्टर्स हैं उसमें ये कि जो एक्शन होता है ना वो फौरी हो जाता है, लेकिन एडॉप्टिव इम्यूनिटी में जो एक्शन है उसमें आपको टाइम लगता है, डेज लगते हैं या उससे ज्यादा भी टाइम लग सकता है। और इनेट इम्यूनिटी में जो रिस्पॉन्स होता है वो नॉन स्पेसिफिक होता है, कोई स्पेसिफाई नहीं होता उसका रिस्पॉन्स। लेकिन एडॉप्टिव इम्यूनिटी में रिस्पॉन्स जो है वो स्पेसिफिक हो जाता है। और इनेट इम्यूनिटी का जो रिस्पॉन्स होता है वो इनहांस नहीं करता है जैसे ही उस पर पैथोजन अटैक करेगा। लेकिन एडॉप्टिव इम्यूनिटी में जो रिस्पॉन्स होता है वो इनहांस करेगा जैसे ही पैथोजन उस पर अटैक करते हैं, ठीक है? ये दो टाइप्स हैं, इनमें मेन डिफरेंस यही है। माइक किसका चल रहा है? बंद कर इसको। डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म हमारे पास है दो, नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक।
किसका वॉल्यूम ओपन है? एग्जाम्पल मैम इनकी एक सेकेंड। जी इसमें इम्यूनिटी में मेन डिफरेंस, जैसे एग्जाम्पल में ऐसे जैसे वैक्सीनेशन करवाते हैं, जो उससे जो इम्यूनिटी डेवलप होगी वो आपकी एक्टिवली तो होगी लेकिन वो आर्टिफिशियली होगी। ठीक है, जैसे एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी की टाइप्स आ जाती हैं। एक्टिव में ये होता है, एक तो आप नेचुरली प्रोड्यूस करते हैं, जो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। जैसे ही उस पर अटैक होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, तो जो बॉडी में एंटीबॉडीज बनेंगी उसके रिस्पॉन्स में, वो फौरन उस अटैक से रोक देंगी। ठीक है, इस तरह से हमारी बॉडी में इम्यूनिटी की, ठीक है डिफेंस मैकेनिज्म में हमारे पास है दो, नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक। ये आपको मैंने पहले बता दिया कि इसमें ये फिजिकल बैरियर और फैगोसाइटोसिस है नॉन स्पेसिफिक में, और स्पेसिफिक में जो हमारे पास सेल मीडिएटेड है रिस्पांस, वो टी लिम्फोसाइट उसमें मेन रोल होता है, और ह्यूमरल रिस्पांस जो है वो उसमें बी लिम्फोसाइट बनाते हैं अपनी एंटीबॉडीज को। और इसमें जो स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक जो मैकेनिज्म है इम्यून सिस्टम के, वो कौन कौन से हैं? नॉन स्पेसिफिक में हमारे पास दो आ जाते हैं, उसमें एक है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड पे है लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट में आ जाते हैं हमारे पास स्किन। जैसे ही स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन्स है, जैसे एपिथेलियल सेल्स की जो लेयर होती है एपिडर्मिस, उसमें म्यूकस सिक्रीट किया जाता है। तो इसी तरह से स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन दोनों जो है वो बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, जब जैसे ही कोई अटैक होता है। लेकिन फिर भी उसके रिस्पांस में सेकंड नंबर पे हमारे पास फैगोसिटिक जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स का यही काम होता है कि इम्यूनिटी में मेन रोल इनका प्ले होता है। लेकिन जो स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम है वो हमारे पास थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर इन दो तरह से डिफेंस नहीं हो रहा बॉडी का, तो थर्ड में एक लिम्फोसाइट्स होंगे, बी और टी दोनों, और इसके बाद एंटीबॉडीज ये प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगी और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक होगा उससे बचाएंगे। ये देखें, ये पता नहीं स्टूडेंट्स इतनी लेट ना आया करें, फिर आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आएगा जो थोड़ा बहुत आ रहा होता है। इम्यूनिटी में हम एक तो वैक्सीन के जरिए से लेते हैं, एक हम एंटी सीरा की मदद से लेते हैं कि इंजेक्शंस लगवाते हैं। जैसे ही वो बॉडी में इंजेक्ट करता है तो उसके इन रिस्पॉन्स में बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, और वही एंटीबॉडीज जो है वो एंटीजन को किल करने के लिए यूज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल सबका माइक ऑफ ही है। उसके बाद ये ल्यूकोसाइट्स की टाइप्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं और नेचुरल किलर सेल्स हैं। इनका मेन रोल जो है वो साइटोसिस में होता है। फैगोसाइटोसिस में ये कि जो भी सॉलिड मटेरियल होगा बॉडी में, ठीक है, इन्होंने उनको इनगल्फ करना होगा, और फॉरेन पार्टिकल को जब इनगल्फ करेंगे तो बॉडी जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी और इम्यून हो जाएगी। इस तरह से कोई भी उस पर अटैक नहीं होगा। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में ये होता है कि प्रोटीन्स होती हैं, जैसे ही पैथोजेंस अटैक करते हैं तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। और इन्फ्लेमेशन में ये है कि जैसे ही बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन स्वेलिंग होती है, तो उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज जब प्रोड्यूस होती हैं तो फौरन वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को
वहाँ पे बाइंड जमा होके एंटीजन से बचाती हैं, एंटीजन पे अटैक करती हैं और उसके रिस्पॉन्स को ख़त्म कर देती हैं। ये इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में है। ये फिजिकल बैरियर में हमारे पास स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन्स है, फैगोसाइट साइट्स हैं, ठीक है, जिन्हों के उसमें ये न्यूट्रोफिल्स, सिनोफिल्स, मोनोसाइट्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं और फिक्स्ड मैक्रोफेजेस फ्री में है। और फिक्स्ड ये है कि लोकेशन के बेस पे जो फ्रीली मूव करते हैं वो फ्री मैक्रोफेजेस हैं, और जो फिक्स्ड हैं वो एक जगह पे ही रहते हैं, वो वहां से मूव नहीं कर सकते। और इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस में जो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है नेचुरल किलर सेल्स। इनको एन के लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं, ये एन के सेल, ये इनको नेचुरल किलर सेल्स कहते हैं। और इन्होंने जो एबनॉर्मल सेल्स होता है उसकी लाइसिस करवा देनी होती है, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं इस तरह। इंटरफेरॉन्स में ये होता है कि जो वायरल इन्फेक्शन होता है ये उसके खिलाफ मुदाफियत रखते हैं और उनके खिलाफ लड़ के उसकी जो वायरल अटैक होता है उसको पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वायरल पैथोजेंस को। ये नॉन स्पेसिफिक हमने अभी तक पढ़ा था, ये स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम है। स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम इम्यून सिस्टम भी इसे कहते हैं। और इसमें मेन जो सेल्स होते हैं इम्यून, वो लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस हैं। इसके अलावा ये हमारे पास है एक प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। जो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल है वो हमारे पास ये है कि ये सोमैटिक सेल से जनरेट होगा और इसके बाद इसने लिम्फाइड स्टेम सेल में डिवाइड होना, डिफरेंशिएशन जब प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल की होगी तो माइलॉइड स्टेम सेल बनाएगा और लिम्फाइड स्टेम सेल बनाएगा। और जो लिम्फाइड स्टेम सेल है इसने आगे चेंज होना होता है टी लिम्फोसाइट में। थाइमस में ये डिफरेंशिएट होगा और थाइमस से टी लिम्फोसाइट्स बनेंगे। और इसके अलावा है एन के लिम्फोसाइट में चेंज होगा, एन के लिम्फोसाइट नेचुरल किलर। और बी लिम्फोसाइट में चेंज होगा, बी लिम्फोसाइट जो कि नेक्स्ट प्लाज्मा सेल को बनाएंगे। लेकिन इनका मेन रोल जो है वो एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन में होता है कि एंटीजन्स या बॉडी पे कोई अटैक होता है तो उससे बचाते हैं। ठीक है, जो माइलाइड स्टेम सेल है इसकी डिफरेंशिएशन नेक्स्ट होगी एरिथ्रोसाइट में, मेगा कैरियोसाइट में, मोनोसाइट में और ग्रेन्युलोसाइट्स में। इसमें जो मोनोसाइट होगा वो नेक्स्ट चेंज हो जाएगा मैक्रोफेज में। और एरिथ्रोसाइट जैसे कि आपको पता है कि रेड ब्लड सेल्स हैं, इनकी फंक्शनिंग का कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होगी, ऑक्सीजनेशन करते हैं। मेगा कैरियोसाइट्स के ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसीजर होता है, ये फिब्रिनोजिन प्रोटीन्स होती है, वो ब्लड क्लॉटिंग में मेन रोल प्ले करती है। और मोनोसाइट्स मैक्रोफेजेस जो अटैक होते हैं बॉडी पे उनको फैगोसाइटोस करते हैं और उनको इनगल्फ कर जाते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह से ग्रैन्युलोसाइट्स में ये भी वाइट ब्लड सेल्स के ही टाइप है। इसमें यह है कि ये बॉडी को इम्यून सिस्टम से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, इम्यूनिटी बनाता है और बॉडी को एंटीजन के अटैक से बचाएगा। ये हमारे पास ओवरऑल है कि इम्यून सिस्टम में दो हमने पढ़ी हैं कि इनेट और एक्वायर्ड या अडॉप्टिव। एक्वायर्ड होती है कि जो आप टाइम के साथ साथ डेवलप करते हैं। उसके बाद इनेट में सेलुलर कंपोनेंट्स और ह्यूमरल कंपोनेंट्स आ जाते हैं और एक्वायर्ड में सेल मीडिएटेड और ह्यूमरल आ जाते हैं। ये ओवरऑल जो हमने अभी तक पढ़ा है ये उसका ही व्यू है कि उसको कैसे समराइज किया गया है। कोई बात जो ना समझ आई हो? मैम ये ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स होता है, ये क्या चीज होती है? जो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स है इसमें यह है कि जो बी सेल्स होते हैं ना, बी लिम्फोसाइट्स, इन्होंने एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके ये प्लाज्मा सेल बनाएंगे और इन्हीं प्लाज्मा सेल्स ने आगे सिंथेसाइज करना होगा एंटीबॉडीज को।
और ये एंटीबॉडीज जब ब्लड प्लाज्मा और टिश्यू फ्लूइड में एंटर होंगी और इन्हीं एंटीबॉडीज ने आगे जो बैक्टीरिया अटैक करते हैं उनके खिलाफ ये उसको फैगोसाइटिस करेंगे, उसको खाने की कोशिश करेंगी, ठीक है। और खाएंगे उसको कैसे कि उसको सबसे पहले तो उस पर अटैक करके उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, उसको पैरालाइज करेंगे, उसमें टॉक्सिन को रिलीज करेंगे। टॉक्सिन रिलीज करने के बाद वहां पे एंटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगी और इसी प्रोसीजर को जो है, ये जो सारा प्रोसीजर है, इसे ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। मैम इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी भी करना है, इस टॉपिक पर जी